रिबॉर्न इन एशियन टाइम कहानी की शुरुआत। कभी कभी जिंदगी हमें वही मौका दोबारा देती है जो हमसे छिन गया था, बस एक अलग समय में, एक नई पहचान के साथ। ये कहानी है काजल की, एक ऐसी लड़की की जिसकी किस्मत की किताब अधूरी रह गई थी, लेकिन नियति ने उसे दोबारा लिखा। काजल का पुनर्जन्म हुआ है एक रहस्यमयी दुनिया में, जहाँ समय एशियाई सभ्यताओं की तरह प्राचीन भी है और जादुई भी। वहीं उसकी किस्मत दोबारा टकराती है प्रलय से, एक ऐसा युवक जिसकी आंखों में आग है और दिल में रहस्य। प्रलय का गुस्सा जितना खतरनाक है, उसकी मोहब्बत उतनी ही गहरी। दोनों की मुलाकात किस्मत से नहीं, बल्कि किसी अधूरी प्रेम कहानी की पुकार से होती है। अब सवाल ये है, क्या काजल अपने पिछले जन्म की यादों को पहचान पाएगी? क्या प्रलय अपने गुस्से को मोहब्बत में बदल पाएगा? और क्या इस बार उनकी कहानी पूरी हो पाएगी, या फिर समय एक बार फिर उन्हें जुदा कर देगा? अध्याय 1, काजल की सुबह। काजल 16 साल की एक साधारण सी लड़की थी, जो 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। वो देखने में भले ही साधारण लगती थी, पर उसके अंदर एक तेज और जिद्दी आत्मा थी। उसका दिल बहुत मासूम था, ऐसा मासूम जो मुश्किलों में भी मुस्कुराना जानता है। घर की हालत कुछ खास नहीं थी। उसके पापा अक्सर बाहर रहते, और जब घर आते तो मम्मी पापा के बीच झगड़े होना आम बात थी। शराब की बोतलें, टूटे बर्तनों की आवाज और गुस्से से भरी चीखें, ये सब काजल के बचपन का हिस्सा बन चुके थे। उस सुबह भी वही कहानी दोहराई गई। काजल ने खुद ही उठकर अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनी। उसकी मम्मी अब तक कमरे में थी, आंखें लाल, चेहरा थका हुआ, और पास में आधी खाली बोतल पड़ी थी। काजल को अब इन सब बातों से कोई झटका नहीं लगता था, जैसे दर्द उसकी आदत बन चुका था। वो चुपचाप रसोई में गई, गैस जलाई और इंस्टेंट नूडल्स बनाकर जल्दी जल्दी खा लिए। किताबें बैग में रखीं, बालों को रबर से बांधा और बिना किसी से कुछ कहे घर से निकल गई। बाहर धूप हल्की थी, हवा में ठंडक घुली हुई थी। वो पैदल स्कूल की ओर चल पड़ी। रास्ते में कुछ बच्चे साइकिल से गुजर रहे थे। कोई हंस रहा था, कोई बातें कर रहा था। काजल बस चुप थी। उसके अंदर बहुत कुछ था, पर किसी से कहने वाला कोई नहीं। एक पल को उसने पीछे मुड़कर देखा, शायद किसी उम्मीद में, शायद किसी आहट से, लेकिन पीछे वही पुराना घर खड़ा था। दीवारों के पीछे सन्नाटा और अधूरी कहानियां छिपी हुई थीं। काजल ने गहरी सांस ली, सिर झुकाया और आगे बढ़ गई। स्कूल के गेट पर पहुंचते ही काजल ने देखा कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त नव्या पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। नव्या की आंखों में हमेशा की तरह वही चमक थी, जैसे हर बात में खुशी ढूंढ लेने की आदत हो। अरे, तू ऐसे क्यों मुंह लटकाए खड़ी है? नव्या ने हंसते हुए कहा और काजल का हाथ पकड़ लिया। काजल बस हल्की सी मुस्कान लाई, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसकी आंखों में न चमक थी, न सवाल। नव्या ने जबरदस्ती उसका हाथ खींचा और बोली, चल, देर हो जाएगी, क्लास चलें। दोनों पैदल स्कूल की तरफ बढ़ने लगीं। रास्ते में नव्या हमेशा की तरह बोलती जा रही थी। उसके पास कहने को हमेशा कुछ न कुछ होता ही था। तुझे पता है, नव्या ने कहा, कल मैंने एक नई स्टोरी पढ़ी, वन साइड लव नाम है उसका। क्या जबरदस्त है। उसमें जो हीरोइन है ना, वो एकदम बेवकूफ सी लगती है, पर बहुत प्यारी है। मैंने आधी स्टोरी पढ़ ली, बाकी तेरे लिए लाई हूँ। वो मुस्कराई और बोली, तू भी पढ़ना प्लीज, तू तो वैसे भी कुछ बोलती नहीं। शायद इसे पढ़कर तुझे थोड़े इमोशंस महसूस हों। काजल चुप रही। उसने बस धीरे से कहा, मुझे ऐसी रोमांटिक स्टोरीज पसंद नहीं हैं, सब झूठी लगती हैं। नव्या हंसी, अरे पगली, जिंदगी में थोड़ा फीलिंग्स होना जरूरी है। हमेशा खुद को बंद रखेगी तो जी कैसे पाएगी? काजल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी नजरों में एक थकान थी, जो उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी लगती थी। कुछ देर में वे स्कूल पहुंची। क्लास में काजल हमेशा की तरह पढ़ाई में डूबी रही। वो न हंसती थी, न किसी से बात करती थी।
बाकी सब बच्चे ग्रुप में मजाक कर रहे थे और वो बस अपनी किताबों के पन्नों में खोई थी। ऐसा लगता था जैसे उसने जीना छोड़कर सिर्फ समय काटना सीख लिया हो। लंच टाइम। घंटी बजते ही सब बच्चे क्लास से बाहर भागे। नव्या को पता था कि काजल कभी टिफिन लेकर नहीं आती, इसलिए वो हमेशा थोड़ा ज्यादा खाना लाती थी ताकि दोनों मिलकर खा सकें। वह बोली, चल बाहर बैठते हैं, आज मैंने तेरी पसंद की पूरियां लाई हैं। काजल ने कहा। नव्या, मैं नहीं। पर नव्या ने बात पूरी नहीं करने दी। ना, आज मना नहीं चलेगा। दोनों क्लासरूम से बाहर निकलकर एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। नव्या ने टिफिन खोला, उसमें गरम पूरियां और आलू की सब्जी थी। काजल ने पहले मना किया, पर फिर धीरे धीरे खाने लगी। खाते खाते नव्या ने अपने बैग से वही किताब निकाली, वन साइड लव। उसने मुस्कराते हुए कहा, देख, यह वही स्टोरी है जिसके बारे में बता रही थी। इसमें प्यार है, दर्द है और थोड़ी सी उम्मीद भी। मुझे लगता है इसे पढ़ने के बाद तू कुछ महसूस करेगी। काजल ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ फर्क पड़ेगा। मुझे ये सब चीजें बेकार लगती हैं। नव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो फिर अपनी दोस्त के लिए पढ़ लेना, बस ट्राई कर। काजल ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से बोली, ठीक है, कोशिश करूंगी। नव्या मुस्कराई और बिना कुछ बोले किताब काजल के बैग में डाल दी। घंटी बजी, लंच खत्म हो गया। दोनों वापस क्लास में चली गईं। काजल ने बैग की ओर देखा, जैसे उस किताब में कोई अनकही कहानी उसका इंतजार कर रही हो। शायद पहली बार उसके दिल में थोड़ी सी जिज्ञासा जागी थी। दोपहर के 3 बज रहे थे। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। काजल अपने बैग को कंधे पर टांगे हमेशा की तरह अकेली ही घर की तरफ चल पड़ी। धूप अब हल्की पड़ चुकी थी, पर सड़कें अब भी गर्म थीं। उसके कदम धीमे थे, न जल्दी घर पहुंचने की हड़बड़ी थी, न किसी का इंतजार। चलते चलते उसने सड़क के किनारे एक आइसक्रीम का ठेला देखा। वहां एक छोटी सी लड़की अपने माता पिता के साथ खड़ी थी। बच्ची बड़ी प्यारी थी, गुलाबी फ्रॉक पहने, आंखों में चमक और होठों पर मुस्कान। वो मचलकर कह रही थी, प्लीज मम्मी, आइसक्रीम दिला दो ना। उसकी मम्मी बोली, नहीं बेटा, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। पर पिता ने मुस्कराते हुए कहा, अरे रहने दो ना, इतनी सी खुशी के लिए मना नहीं करते। उन्होंने बेटी के हाथ में आइसक्रीम थमाई। बच्ची खिलखिला पड़ी और दोनों माता पिता भी मुस्करा उठे। वो छोटा सा दृश्य बहुत ही साधारण था, लेकिन काजल के दिल के अंदर कुछ हिल गया। कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखें उस बच्ची पर टिक गईं। उसके मन में एक टीस उठी, काश मेरे घर में भी ऐसा कोई पल होता। पर अगले ही पल उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, गहरी सांस ली और खुद को संभाला, जैसे उसने अपने अंदर की हर भावना को बंद कर रखा हो। मन ही मन बोली, ग्रेटर दैन, खुशियाँ शायद मेरे लिए नहीं बनी। कभी कभी लगता है ये सब देखकर जीना भी मुश्किल हो जाता है। उसने सिर झटक दिया और आगे बढ़ गई। घर वापसी। लगभग 4 बज चुके थे जब वो घर पहुंची। दरवाजे के अंदर घुसते ही शराब और ताश की गंध ने उसका स्वागत किया। उसकी माँ कुछ और महिलाओं के साथ फर्श पर बैठी जुआ खेल रही थी। चारों ओर बिखरे पत्ते, खाली ग्लास और बेसुध हंसी की आवाजें। काजल ने एक पल उन्हें देखा, फिर नजरें झुका लीं। अब इन दृश्यों से उसे कोई हैरानी नहीं होती थी। वो चुपचाप सीढ़ियां चढ़ने लगी, तभी पीछे से उसकी माँ की आवाज आई, इतना टाइम कहाँ लग गया? कहीं और घूमती फिरती रहती है क्या तू? काजल रुककर पलटी। उसकी आंखों में थकावट और गुस्सा दोनों थे। धीरे से बोली, मुझे आपको जवाब देना जरूरी नहीं लगता। कृपया मेरे जीवन में दखल मत दीजिए। फिर बिना कुछ सुने अपने कमरे की ओर चली गई। माँ ने कुछ बड़बड़ाया, पर काजल के कान अब सुनने के लिए बंद हो चुके थे। कमरा और काजल की दुनिया। काजल का कमरा छोटा था, लेकिन साफ सुथरा और सजा हुआ। दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें थीं, कुछ खुद की, कुछ फूलों की। एक कोने में उसका स्टडी टेबल, जिस पर किताबें करीने से रखी थीं। कमरा देखने में प्यारा था,
पर उसमें एक गहरा सन्नाटा था, जैसे दीवारें भी उसके दर्द को महसूस करती हों। काजल ने दरवाजा बंद किया, बैग उतारकर साइड में रखा और सीधी बाथरूम की तरफ गई। घड़ी में 5:06 हो रहे थे। ठंडे पानी से चेहरा धोकर लौटी और टेबल पर बैठ गई। वह पढ़ाई में बहुत तेज थी, स्कूल की टॉपरों में उसका नाम था। वह जानती थी, पढ़ाई ही उसका एकमात्र सहारा है। उसकी पार्ट टाइम जॉब से जो थोड़ा बहुत पैसा आता, उसी से वो अपनी किताबें, ड्रेस और खाने का इंतजाम करती थी। गवर्नमेंट स्कूल था, इसलिए फीस कम थी, पर मेहनत ज्यादा। वो शाम के 5 से लेकर रात के 8 बजे तक लगातार पढ़ती रही। उसके लिए ये 3 घंटे एक शरण स्थली थे, जहां वो अपने घर की आवाज़ों और झगड़ों से दूर रह सकती थी। रात की खामोशी। 8 बजते बजते पेट में भूख महसूस हुई। आज उसका रसोई में नीचे जाने का मन नहीं था, इसलिए उसने अपने कमरे में रखे छोटे इलेक्ट्रिक कुकर में कुछ बनाने का सोचा। वो नीचे गई, फ्रिज से कुछ सब्जियां निकालीं और फिर चुपचाप ऊपर लौट आई। धीरे धीरे उसने अपने रूम में वेज मोमोज बनाना शुरू किया। कटिंग, भराई, स्टीमिंग सब उसने खुद किया। लगभग आधे घंटे में गरम गरम मोमोज तैयार हो गए। वो थकी हुई कुर्सी पर बैठी, सॉस लगाई और धीरे धीरे खाने लगी। वो हर कौर के साथ जैसे अपनी थकान निगल रही थी। खाना खत्म करके उसने बर्तन धोए, फिर बिस्तर पर लेट गई, छत की तरफ ताकती रही। कमरे में हल्का अंधेरा था, खिड़की से आती हवा उसके बालों को हिला रही थी। उसने खुद से धीरे से कहा, ग्रेटर दैन, शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा, शायद, और आंखें बंद कर लीं। रात के 9:30 बज रहे थे। कमरा बिल्कुल शांत था, बस दीवार घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही थी। काजल बिस्तर पर लेटी हुई थी, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो बार बार छत को देख रही थी, जैसे वहां कोई जवाब छिपा हो। उसकी नज़र एक पल को अपने बैग पर पड़ी। याद आया, नव्या ने आज ही एक किताब दी थी, वन साइड लव। पहले तो मन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने बैग से किताब निकाली और पलंग पर बैठ गई। किताब खोली, पहले पन्ने पर कुछ पंक्तियां लिखी थीं। कभी कभी प्यार वो नहीं होता जो मिल जाए, बल्कि वो होता है जो बिना मिले भी तुम्हारे साथ रहे। काजल ने हल्के से सिर हिलाया, क्या बकवास है ये, उसने बुदबुदाया। पढ़ना शुरू किया, पर हर पन्ने के साथ उसका चेहरा बदलता जा रहा था। कहानी में एक लड़की थी, जो उस लड़के के पीछे भागती रही जो उससे कभी प्यार नहीं करता था। काजल को गुस्सा आया, कोई लड़की इतनी पागल कैसे हो सकती है? जब वो साफ कह रहा है कि उसे प्यार नहीं, तो क्यों पीछे भागे? वो किताब बंद करना चाहती थी। मुझे ये नहीं पढ़ना, उसने कह, और आंखें बंद कर लीं। किताब उसके हाथ में ही रह गई। घर की आवाजें। अचानक नीचे से बहुत तेज आवाज आई, किसी के चिल्लाने की, किसी के टूटने की। काजल चौंकी, दिल जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली, हाथ में वही किताब लिए। सीढ़ियों से झांक कर देखा, उसके पापा घर लौट आए थे और उनके साथ एक अजनबी लड़की थी। लड़की के कपड़े बहुत चटकीले थे और वो खुलकर हंस रही थी। उसकी माँ वहीं खड़ी थी, चेहरे पर गुस्सा, आंखों में शराब और शब्दों में जहर। फिर से किसी और को घर ले आए हो? माँ चिल्लाई, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? पिता ने भी आवाज ऊंची की, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? दिन रात जुआ खेलती हो, शराब पीती हो, तुम्हारे साथ कौन रहना चाहेगा? दोनों की आवाजें घर के हर कोने में गूंज रही थीं। काजल डर से सिहर गई। उसने देखा, पिता ने गुस्से में टेबल पर रखी बोतल उठाई और जमीन पर फेंक दी। कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। माँ ने भी गुस्से में कुछ कहा और दोनों के बीच धक्का मुक्की होने लगी। काजल खुद को रोक नहीं पाई। प्लीज बस करो, वो चिल्लाई, लेकिन तभी उसका पैर जमीन पर पड़े कांच के टुकड़ों में आ गया। वो संतुलन खो बैठी और अचानक सीढ़ियों से फिसल गई। गिरना, एक पल के लिए सब कुछ घूम गया। उसके हाथ से किताब छूटकर नीचे जा गिरी।
सिर में तेज दर्द हुआ। दुनिया धुंधली हो गई। वो जमीन पर गिरी हुई थी। उसके सिर से खून बह रहा था। आसपास सब धुंधला दिख रहा था, बस आवाजें गूंज रही थीं। माँ रो रही थी। पिता उसके पास भाग कर आए। पहली बार काजल ने उनके चेहरों पर सच्ची चिंता देखी थी। वो दोनों उसके ऊपर झुक रहे थे, कुछ कह रहे थे, पर उसकी सुनने की शक्ति खो गई थी। उसकी नज़र जमीन पर गिरी किताब पर पड़ी। वन साइड लव अब खून से सनी हुई थी। काजल की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। मन में एक आखिरी ख्याल आया, ग्रेटर दैन, शायद अब सब रुक जाएगा, अब दर्द नहीं होगा, और उसने आंखें पूरी तरह बंद कर लीं। अंत या शुरुआत? वो रात काजल के लिए आखिरी भी थी और शायद एक नई कहानी की शुरुआत भी, क्योंकि हर दर्द के बाद कहीं न कहीं एक नया अध्याय शुरू होता है, जो शायद इस बार काजल की आत्मा की कहानी कहेगा। जाने के लिए सुनते रहिए रिबॉर्न इन एशियन टाइम। चैप्टर 2, सफेद धुंध के उस पार। धीरे धीरे उसकी पलकों में हरकत हुई। काजल ने आंखें खोलीं, पर सामने न दीवार थी, न छत, न घर, हर तरफ बस सफेद धुंध फैली हुई थी, इतनी गहरी कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। वो उठने की कोशिश करती है, पर शरीर भारी नहीं लगता। उसने अपने हाथ की ओर देखा, पर जो देखा, उससे उसकी सांसें थम गईं। उसका हाथ पारदर्शी था, जैसे धुएं से बना हो। जब उसने खुद को छूने की कोशिश की, तो उंगलियां आर पार निकल गईं। यह क्या हो रहा है? उसके मुंह से धीरे से निकला। वो नीचे झांकी, वहां उसका शरीर नहीं था, बस एक हल्की सी आकृति, जैसे छाया का रूप। वो हकबका गई। ग्रेटर दैन, क्या मैं मर चुकी हूँ? चारों ओर बस सन्नाटा था। न हवा थी, न कोई आवाज, न जमीन की ठोस अनुभूति, बस एक सफेद, असीम विस्तार। काजल ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, पर कहीं कुछ नहीं था। वो चलने लगी, एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसे नहीं पता था कहाँ जाना है, पर उसके पैरों, या शायद उसकी आत्मा को रुकना भी नहीं आता था। अनंत यात्रा। वो चलते रही। दिन और रात का कोई फर्क नहीं था, बस धुंध, धुंध और धुंध। कभी उसे लगता कि वो कुछ घंटों से चल रही है, कभी लगता महीनों बीत गए, पर उसे थकान नहीं होती थी। ना भूख, ना प्यास, ना दर्द, बस एक खालीपन, एक अंतहीन रास्ता। समय जैसे यहाँ रुक गया था। वो खुद से सोचती रही, ग्रेटर दैन, मैं कहाँ आ गई हूँ? क्या ये जन्नत है, या नर्क, या शायद कोई ऐसी जगह जहाँ समय का मतलब ही नहीं? धीरे धीरे उसे एक धुंधली सी रोशनी दिखाई दी, बहुत दूर, जैसे किसी सुरंग के अंत में उजाला हो। उसने सोचा, शायद यही रास्ता है, और वो उसी दिशा में चल पड़ी। पहली आवाज, वो अब उस रोशनी के करीब थी। हर कदम के साथ धुंध थोड़ी थोड़ी कम हो रही थी, लेकिन अब उसके भीतर थकान महसूस होने लगी थी, जैसे सदियों तक चलने के बाद अब शरीर या आत्मा जवाब दे रही हो। वो घुटनों के बल गिर गई। सांसें नहीं थीं, पर एक अजीब सी थकावट उसके पूरे अस्तित्व में भर गई थी। मैं अब और नहीं चल सकती, उसने बुदबुदाया। तभी अचानक चारों तरफ गूंज उठी एक आवाज, गहरी, भारी और बादलों जैसी गूंजदार। ग्रेटर दैन, कैसी हो पुत्री? काजल ने चौंककर सिर उठाया। उस आवाज में एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे उसमें डांट भी थी, पर ममता भी। वो चारों ओर देखने लगी। कौन है? कौन बोल रहा है? आवाज फिर आई, ग्रेटर दैन, डरो मत, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, बहुत समय से। काजल की आंखों से आंसू निकल आए। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि क्यों, पर उस आवाज में अपनापन था, ऐसा जो उसने बहुत सालों से महसूस नहीं किया था। ग्रेटर दैन, आप कौन हैं? उसने धीरे से पूछा, गले में रुकती आवाज के साथ। आवाज मुस्कराई। हाँ, उसने महसूस किया कि वो मुस्कराई थी। ग्रेटर दैन, जिसे तुम ढूंढती रही जीवन भर, शायद अब तुम उसे मिलने आई हो। धुंध में कहीं दूर एक आकृति बनने लगी, धीरे धीरे,
जैसे उजाले से कोई चेहरा उभर रहा हो। काजल की सांस या आत्मा थम सी गई। वो बोली, क्या मैं सपना देख रही हूँ? आवाज ने कहा। ग्रेटर दैन, नहीं पुत्री, अब तुम उस जगह पर हो जहाँ हर आत्मा अपनी सच्चाई से मिलती है। काजल के दिल में सैकड़ों सवाल थे, पर उसके होठों पर सिर्फ एक निकला, ग्रेटर दैन। क्या मुझे वापस जा सकने का कोई रास्ता है? और तभी, क्या मुझे वापस जा सकने का कोई रास्ता है? और तभी चारों तरफ की सफेद रोशनी अचानक तेज होने लगी, इतनी तेज कि उसने अपनी आंखें ढक लीं। फिर सब अंधेरा हो गया। फिर एक आवाज आई कि कैसा महसूस कर रही हो तुम अब? कुछ देर बाद सफेद धुंध वापस पर आ गई। काजल ने चारों ओर फैली सफेद धुंध में कांपती आवाज में कहा, ग्रेटर दैन, मैं ठीक हूँ, लेकिन आप कौन हैं? तभी उसके चारों ओर एक तेज लेकिन कोमल हंसी गूंज उठी, ऐसी हंसी जो डरावनी भी थी और अपनापन भरी भी। वो आवाज बोली, काजल, तुम मुझे किस रूप में देखना चाहोगी? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा मन बन जाऊंगा। तुम चाहो तो तुम्हारा पिता बन जाऊंगा। तुम चाहो तो तुम्हारा मित्र, तुम्हारा पालतू या एक गाय बन जाऊंगा। तुम जिस रूप में मुझे पुकारोगी, मैं उसी रूप में तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। काजल ने हैरानी से कहा, लेकिन आपका वास्तविक रूप क्या है? आप कौन हैं सच में? आवाज कुछ पल के लिए शांत हुई, फिर गूंजी, मेरा कोई रूप नहीं है पुत्री, परमात्मा का कोई शरीर नहीं होता। मैं वही हूँ जो तुम्हारे भीतर है। मैं वही हूँ जो तुम्हारे चारों ओर है। अपनी आंखें बंद करो और जिस रूप में तुम मुझे देखना चाहो, मैं उसी रूप में तुम्हारे हृदय में उतर जाऊंगा। काजल ने आंखें बंद की। एक गर्म, सुनहरी रोशनी उसके चारों ओर फैल गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई पिता उसे गले लगा रहा हो। सालों से खोया हुआ सुरक्षा और अपनापन का एहसास लौट आया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, आप सच में परमात्मा हैं? ग्रेटर दैन, हाँ मेरी पुत्री, आवाज बोली, तुम अब उस लोक में हो जहाँ आत्मा और सत्य एक होते हैं। काजल रोते हुए बोली, ग्रेटर दैन, मुझे शिकायत है आपसे, बहुत बड़ी शिकायत। आपने मुझे इतनी तकलीफों वाली जिंदगी क्यों दी? ऐसा घर क्यों दिया जहाँ प्यार नहीं था? क्यों मुझे उस परिवार में भेजा जहाँ मैं हर दिन टूटी? मैं जीना चाहती थी, पर अकेलापन इतना गहरा था कि मैं खुद खो गई। कुछ पल सन्नाटा छाया रहा, फिर आवाज गूंजी, ग्रेटर दैन, काजल, हर जन्म एक परीक्षा होता है। हर आत्मा को अपने पुराने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तुम्हारे पिछले जन्म में तुम्हें एक बहुत सुंदर, संपन्न परिवार मिला था, पर तुमने अपने माता पिता को ठुकरा दिया, उन्हें तिरस्कार और अकेलापन दिया। वही दुख तुम्हें इस जन्म में महसूस हुआ। काजल ने आंसू पोंछते हुए कहा, ग्रेटर दैन, पर मैंने तो याद ही नहीं किया था। अगर मुझे अपने कर्मों की याद नहीं, तो मैं उनसे प्रायश्चित कैसे करूं? परमात्मा ने कोमल स्वर में कहा, ग्रेटर दैन, सच्चा प्रायश्चित यादों से नहीं, कर्मों से होता है। बस एक नियम याद रखो पुत्री, कभी किसी को बुरा मत कहो, कभी किसी को चोट मत पहुंचाओ, चाहे वो मानव हो, पशु हो या कोई जीव, और हमेशा सत्य और करुणा के मार्ग पर चलो। यही सबसे बड़ा पूजा है। काजल ने सिर झुकाकर कहा, ग्रेटर दैन, मैंने तो हमेशा अच्छा करने की कोशिश की, फिर भी मुझे इतनी सजा क्यों मिली? आवाज शांत हुई, फिर धीरे बोली, ग्रेटर दैन, क्योंकि सच्चे लोग भी परीक्षाओं से गुजरते हैं, ताकि उनका प्रकाश और तेज हो सके। काजल के भीतर शांति उतरने लगी। वह धीरे से बोली, ग्रेटर दैन, मुझे अब कोई शिकायत नहीं, बस मैं आपके पास रहना चाहती हूँ। आप मेरे पिता हैं, हर जन्म में मैं आपके पास रहना चाहती हूँ। आवाज कोमलता से हंसी, ग्रेटर दैन, यदि तुम सच्चे अर्थों में मेरे पास रहना चाहती हो, तो जीवन में लौटो और उसे अर्थपूर्ण बनाओ। मैं तुम्हें एक नया अवसर दे रहा हूँ, जहाँ तुम्हें वो परिवार। काजल ने धीरे से सिर झुकाया। ग्रेटर दैन, ठीक है, आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है। ग्रेटर दैन, संकट आएंगे, पर उनसे डरना मत।
क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आवाज धीरे धीरे मध्यम होने लगी। काजल ने पूछा, ग्रेटर दैन, लेकिन मैं किस रूप में? कहाँ जाऊंगी? आवाज एक अंतिम बार गूंजी। ग्रेटर दैन, समय आ गया है पुत्री, अब लौट चलो। अचानक उसके पैरों के नीचे की धुंध खुलने लगी, जैसे कोई गहरा नीला भंवर बन रहा हो। काजल ने नीचे झांका, वहां एक विशाल गोल छिद्र था, जिसमें चमकते तारे घूम रहे थे। वो डर से चिल्लाई, पिता! पर तब तक जमीन खिसक चुकी थी। वो तेजी से नीचे गिरने लगी, जैसे किसी दूसरी दुनिया की ओर जा रही हो। उसकी आंखों के सामने तारे, रोशनी और यादें सब घूम रहे थे। उसने आंखें बंद की और बस भगवान का नाम लिया, ओम नमः शिवाय। नई दुनिया। अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी, ग्रेटर दैन, अरे तुम ठीक तो हो ना? काजल ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। सामने एक अजनबी चेहरा था, चमकते कपड़े, नीले आसमान और उसके आसपास अजीब से यंत्र थे। वो चौंक कर उठी, मैं कहाँ हूँ? तभी उसके कानों में एक मशीन जैसी आवाज गूंजी, ग्रेटर दैन, नमस्ते काजल, मैं तुम्हारा यंत्र हूँ। इस दुनिया में तुम्हारी सहायता करने के लिए मुझे भेजा गया है। काजल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो चारों ओर देखने लगी, अजीब इमारतें, नीले धातु के पेड़ और चमकदार रास्ते। क्या मैं किसी और समय में आ गई हूँ? यंत्र बोला, ग्रेटर दैन, हाँ, तुम एक विशेष संसार में पुनर्जन्म ले चुकी हो, और यह संसार एक किताब के भीतर है। काजल ने हैरानी से कहा, किताब के अंदर? आवाज बोली, हाँ पुत्री, यह वही किताब है, वन साइड लव, जिसके आखिरी पन्ने पर तुम्हारा नया जीवन लिखा था। काजल स्तब्ध रह गई। उसके होठों से बस एक शब्द निकला, तो क्या यह मेरी कहानी की नई शुरुआत है? और कहीं दूर एक हल्की सी मुस्कान हवा में गूंज उठी। यंत्र, मृदु आवाज, हाँ मालकिन, यह वही लड़की थी जिसकी आयु पूरी हो चुकी थी। उसका शरीर अब आपका है। आप यहाँ एक नई कहानी लिखेंगी। स्वर, थोड़ी रहस्यमयी धुन। काजल, अब कियारा धीरे धीरे उठती है। सामने एक आदमी खड़ा है, लंबा, राजसी व्यक्तित्व, हाथ में तलवार। वो कड़क आवाज में कहता है, राजकुमारी कियारा, तुम युद्धकला में ध्यान नहीं देती। यह महल का खेल नहीं है। कियारा कुछ बोलना चाहती है, पर आवाज नहीं निकलती। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार, क्या यही मेरा नया जन्म है? पीछे से एक लड़की दौड़कर आती है, गुरुजी, कृपया उन्हें डांटिए मत, आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। गुरुजी ने गुस्से से कहा, रेखा, उनकी तरफदारी करना बंद करो। राजकुमारी को युद्ध सीखना ही होगा। सबकी नजरों के बीच कियारा शर्मिंदा खड़ी रही। उसका सिर झुक गया, पर दिल में एक संकल्प जाग उठा। कियारा, धीमे, दृढ़ स्वर में, मैं सबको साबित करूंगी कि मैं सिर्फ राजकुमारी नहीं, बल्कि किस्मत बदलने वाली लड़की हूँ। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है रीबॉर्न इन एशियन टाइम की असली यात्रा, जहां एक टूटी हुई आत्मा अब अपना भाग्य खुद लिखने वाली है। अध्याय 3, 2 दुनियाओं का रहस्य। धीरे धीरे उसकी चेतना लौट रही थी। चारों ओर हल्की नीली रोशनी फैली हुई थी, जैसे कोई स्वप्निल लोक हो। कियारा, जो अपने पिछले जन्म में काजल थी, ने धीरे से आंखें खोलीं। उसने देखा, सामने बहुत से लोग चल रहे थे। हर किसी ने सफेद और नीले रंग के वस्त्र पहने हुए थे। उनके कपड़े हल्की रोशनी में चमक रहे थे, मानो वे किसी दूसरे ग्रह के निवासी हों। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, कोई बोझ नहीं, कोई शोर नहीं, बस शांति और एक अनजाना सुकून। कियारा ने अपने पास खड़े यंत्र डिवाइस की ओर देखा। वो एक छोटी सी उड़ने वाली गोल मशीन थी, जो उसके चारों ओर तैर रही थी और हल्की रोशनी फैला रही थी। कियारा ने पूछा, ये कैसी जगह है? यहाँ सबने सिर्फ नीले और सफेद रंग के कपड़े ही क्यों पहने हैं? क्या इस दुनिया में और कोई रंग नहीं है? यंत्र ने मुलायम यांत्रिक स्वर में कहा, यह एंशिएंट टाइम की अच्छी दुनिया है।
राजकुमारी कियारा, यहाँ रंगों की कोई कमी नहीं है, पर हर रंग का अर्थ यहाँ अलग होता है। नीला रंग शुद्धता और ज्ञान का प्रतीक है, जबकि सफेद रंग सत्य और शांति का। इसलिए यहाँ के लोग यही दो रंग धारण करते हैं। कियारा आश्चर्य से बोली, राजकुमारी, तुमने मुझे राजकुमारी कहा? यंत्र ने कहा, हाँ कियारा, तुम इस लोक की एक विशेष आत्मा हो। पुनर्जन्म के बाद तुम्हें अच्छी दुनिया में भेजा गया है। यहाँ तुम्हारे पूर्वजों के पुण्य कर्मों के कारण तुम्हें राजवंश में जन्म मिला है। कियारा अब भी उलझी हुई थी। उसने आगे पूछा, ग्रेटर दैन अच्छी दुनिया? क्या यहाँ और भी कोई दुनिया है? यंत्र ने धीरे से अपने चारों ओर नीली रोशनी फैलाई और हवा में दो गोले उभर आए, एक स्वर्णिम और एक काला। इस ब्रह्मांड में दो प्रकार की दुनियाएं हैं, यंत्र ने बताया। पहली अच्छी दुनिया जहां तुम अभी हो, दूसरी बुरी दुनिया जहां वो आत्माएं रहती हैं जो अपने कर्मों से अंधकार में डूब चुकी हैं। कियारा ने ध्यान से सुना। यंत्र आगे बोला, ग्रेटर दैन पहले के समय में अच्छाई और बुराई व्यक्ति के विचारों और कर्मों से तय होती थी, लेकिन समय बीतने के साथ सब कुछ बदल गया। अब यहाँ अच्छाई और बुराई वंशानुगत हेरेडिटरी हो गई है। ग्रेटर दैन मतलब? कियारा ने पूछा। मतलब ये, यंत्र ने समझाया, कि अगर किसी व्यक्ति के पूर्वज अच्छी दुनिया के थे तो उनके वंशज भी अच्छे माने जाते हैं, चाहे उनके कर्म कुछ भी हों। और जिनके पूर्वज बुरी दुनिया में चले गए, उनके वंशज आज भी बुरे माने जाते हैं, चाहे वे कितना भी नेक क्यों ना हो। कियारा की आंखें चौड़ी हो गईं। ग्रेटर दैन यानी अच्छाई और बुराई अब कर्म से नहीं, बल्कि खून और पहचान से तय होती है। ग्रेटर दैन, हाँ, यंत्र ने उत्तर दिया। यही इस दुनिया का सबसे बड़ा अन्याय है। कुछ क्षणों के लिए दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। कियारा ने धीरे से आसमान की ओर देखा। वहां दो सूरज चमक रहे थे, एक नीला, दूसरा हल्का सुनहरा। उसके मन में एक अजीब सा विचार आया, ग्रेटर दैन, क्या ये दुनिया सच में अच्छी है या सिर्फ दिखावे में अच्छी लगती है? यंत्र ने जैसे उसके विचार पढ़ लिए हों, धीरे से कहा, ग्रेटर दैन, तुम्हें जल्द ही सच्चाई पता चल जाएगी। राजकुमारी, यहाँ सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखाई देता है। जो लोग मुस्कुरा रहे हैं, उनके भीतर शायद सबसे गहरा अंधकार छिपा है। कियारा कुछ कहने ही वाली थी कि तभी दूर से शंखनाद जैसी गूंजती हुई आवाज आए, एक बुलावा। यंत्र ने तुरंत कहा, ग्रेटर दैन, समय आ गया है। राजकुमारी, तभी राजकुमारी देखती है कि महल के गलियारे में चल रही है। वो समझ जाती है कि यह सब जो हुआ वो यंत्र की वजह से हुआ। फिर काजल अपने चोटों में ध्यान देती है और फिर वह वैद्य रूम की तरफ बढ़ जाती है। कुछ देर बाद कियारा एक बड़े कक्ष के सामने पहुंचती है। वहां एक वृद्ध वैद्य बैठा था। कियारा ने विनम्रता से प्रणाम किया और बैठ गई। वैद्य ने मुस्कराते हुए कहा, राजकुमारी, आइए, आपकी चोटों पर पट्टी करनी है। कियारा बिना कुछ बोले चुपचाप बैठी रही। वैद्य ने उसकी चोटों पर औषधि लगाई और कहा, अब आराम कीजिए राजकुमारी, जल्द ही आप ठीक हो जाएंगी। कियारा ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और अपने कक्ष की ओर लौट आई। कमरे में पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया। कमरा बहुत सुंदर था, राजकुमारी के लायक। चारों तरफ फूलों की खुशबू, मीठे व्यंजन सजे हुए, लेकिन कियारा का ध्यान कहीं और था। वह थकी हुई बिस्तर पर लेट गई और अपने यंत्र से बोली, यंत्र, मुझे लग रहा है कि मैंने ये सब पहले भी देखा है। ये नाम, ये जगह, सब कुछ जाना पहचाना लग रहा है। यंत्र हंसते हुए बोला, आपका दिमाग बहुत तेज है मालकिन, सही पहचाना आपने। यह वही बुक वर्ल्ड है, वन साइड लवर। आप उसी कहानी के अंदर हैं। कियारा झटके से उठ बैठी। क्या मैं उस घटिया किताब में आ गई? वो लड़की तो कितनी बेवकूफ थी। यंत्र शांत स्वर में बोला, मालकिन, प्यार करना कोई मूर्खता नहीं होती,
गलती तब होती है जब इंसान अपने दिल की आवाज को कमजोर समझ ले। अब ये दुनिया आपकी है, आप कहानी नहीं, हकीकत में हैं। आप इसे अपने हिसाब से जी सकती हैं। कियारा सोच में पड़ गई, फिर बोली, तुम सही कह रहे हो। अब ये जिंदगी मैं अपनी तरह से जीऊंगी, ना किसी के डर में, ना किसी की बातों में। यंत्र बोला, अब आराम कीजिए मालकिन, मैं भी थोड़ी देर के लिए शटडाउन हो रहा हूँ। कियारा मुस्कुराई, अरे वाह, मेरा यंत्र भी इंसानों की तरह थकता है। वो हल्के से हंसी और आंखें बंद कर लीं। दृश्य बदलता है। अब हम पहुंचते हैं राजा महावीर की सभा में। राजा महावीर अपने मंत्रियों के साथ राज्य की नीतियों पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक मंत्री घबराते हुए अंदर आता है। महाराज, एक समाचार है। राजा गंभीर स्वर में बोले, क्या बात है? इतनी महत्वपूर्ण सभा में व्याधान क्यों डाला? मंत्री झुककर बोला, राजकुमारी को चोट लग गई है महाराज, आज युद्धकला अभ्यास के दौरान गिर पड़ी। राजा महावीर का चेहरा एकदम बदल गया। उन्होंने तत्काल सभा समाप्त की और तेजी से उठ खड़े हुए। राजकुमारी को चोट? उनकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। वो तुरंत अपने पहरेदारों के साथ राजकुमारी के कक्ष की ओर चल पड़े। कमरे में पहुंचकर राजा ने धीरे से दरवाजा खोला। कियारा गहरी नींद में थी। राजा उसके पास जाकर बैठ गए। उन्होंने उसके बालों पर हाथ फेरा। हल्की चोटों को देखकर उनके चेहरे पर दर्द उभर आया। धीरे से बोले, मेरी नन्ही बेटी, तुम्हारा दिल बहुत कोमल है, लेकिन इस दुनिया में केवल दया से नहीं, थोड़ी चतुराई से भी जीना पड़ता है। उन्होंने उसके माथे को चूमा और मन ही मन आशीर्वाद दिया, भगवान तुम्हें हर दुख से बचाए। फिर वे चुपचाप उठे, कियारा की नींद में खलल डाले बिना कक्ष से बाहर चले गए। कियारा नींद में करवट बदलती है। शायद उसके सपनों में अब एक नई कहानी जन्म ले रही है। एक ऐसी कहानी जो किताब से नहीं, बल्कि उसके अपने फैसलों से लिखी जाएगी। क्या कियारा अपने नए जीवन की सच्चाई को पहचान पाएगी? क्या ये अच्छी दुनिया वाकई उतनी अच्छी है जितनी दिखती है? जानने के लिए सुनते रहिए वन रिबॉर्न इन एशियन टाइम, अगला धमाकेदार एपिसोड। अध्याय 14, रात्रि का आभास। शाम का समय ढल चुका था। महल के ऊंचे गुंबदों पर सूर्य की अंतिम किरणें बिखर रही थीं। नीले और सुनहरे आसमान के बीच महल किसी सपने की तरह चमक रहा था। चारों ओर नर्म हवा बह रही थी और जादुई दियों की रोशनी महल की दीवारों पर झिलमिला रही थी। कियारा अपने शयन कक्ष में थी। वो दिन भर की बैठकों और बातों से थक चुकी थी। राजकुमारी होने का अर्थ केवल सुंदर वस्त्र पहनना नहीं था, यह एक जिम्मेदारी थी, एक बोझ जो उसके नाजुक कंधों पर धीरे धीरे उतर आया था। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। एक दासी सिर झुकाए भीतर आई और विनम्रता से बोली, ग्रेटर दैन राजकुमारी, रात्रि भोजन का समय हो गया है। क्या आप सभागृह में पधारेंगी या मैं आपके लिए भोजन यहीं कक्ष में लगा दूं? कियारा ने तकिए से सिर उठाया। उसकी आंखों में थकान थी, पर आवाज कोमल थी। नहीं, मैं चलूंगी, थोड़ा बाहर। नहीं, मैं चलूंगी, थोड़ा बाहर का माहौल बदल जाएगा तो अच्छा लगेगा। दासी मुस्कराई, फिर झुककर बोली, ग्रेटर दैन, क्या मैं आपको रात्रि के वस्त्रों में तैयार कर दूं? राजकुमारी, कियारा हल्के से मुस्करा पड़ी। ग्रेटर दैन नहीं रविदास, रहने दो, आज मैं खुद ही तैयार हो जाऊंगी। दासी थोड़ी हैरान हुई। राजकुमारी स्वयं तैयार हो, ये कम ही होता था, पर बिना कुछ बोले उसने सिर झुकाया, दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे बाहर चली गई। दर्पण के सामने कियारा। कमरे में अब हल्की नीली रोशनी थी। कियारा ने आईने की ओर देखा। वो अब भी सुबह के वस्त्रों में थी, हल्के सिल्क के नीले परिधान में, जिस पर चांदी की कढ़ाई हल्के से चमक रही थी। वो पास के कक्ष में गई, जहां जल से भरा हुआ एक स्वर्ण पात्र रखा था। वह झुकी, दोनों हथेलियां पानी में डुबोईं और अपने चेहरे पर ठंडे जल की बूंदें छिड़कीं। वह पल कुछ शांत था,
जैसे दिन भर की थकान उस पानी के साथ बह गई हो। फिर वो धीरे धीरे अपने वस्त्र चुनने लगी। उसकी उंगलियां एक हल्के नीले और चांदी रंग के परिधान पर ठहर गईं। वो वस्त्र रेशमी था, हल्का भी और शाही भी, पर उसका ऊपरी भाग थोड़ा खुला था। कियारा ने आईने में खुद को देखा और मन ही मन बोली, ग्रेटर दैन, ये कपड़े तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन इतने खुले क्यों? उसी क्षण उसके मन में एक परिचित आवाज गूंज उठी। वो उसका यंत्र था, जो अब भी उसके साथ जुड़ा हुआ था। ग्रेटर दैन, कियारा, यंत्र बोला। यहाँ ऐसी कोई प्रथा नहीं है कि स्त्रियां पर्दे में रहें। इस दुनिया में समानता है। न यहाँ किसी स्त्री को रोकने का अधिकार है, न किसी पुरुष को उसे बांधने का। कियारा ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। उनकी सोच तो सच में बहुत अच्छी है। जहाँ स्त्री को पर्दे में छिपाया नहीं जाता, बल्कि उसे खुले आसमान की तरह जीने दिया जाता है। आपने सही कहा, राजकुमारी, यंत्र ने कहा। यही कारण है कि ये दुनिया अब भी संतुलन में है। राजकुमारी की सजावट। कियारा अब पूरी तरह तैयार होने लगी। उसने नीला परिधान पहना, फिर बालों को आधे खुले रखे, उनमें चांदी के छोटे फूल जैसे अलंकार सजाए। उसके कानों में नीले मोती की बालियां झूल रही थीं और गले में हल्की सी चमकती हुई चांदी की माला। वो दर्पण के सामने खड़ी हुई। क्षण भर को लगा जैसे वो किसी देवी का स्वरूप हो, पर फिर भी उसे कुछ कमी लगी। उसने पास रखे छोटे संदूक से एक मिलती जुलती कंगन जोड़ निकाली और उन्हें अपनी कलाई में पहन लिया। अंत में उसने अपने माथे पर एक नीली बिंदी लगाई, जो उसके रूप को पूर्ण कर गई। वो मुस्कराई और धीरे से बोली, ग्रेटर दैन, अब बिल्कुल ठीक लग रहा है। यंत्र की हल्की आवाज आई, ग्रेटर दैन, राजकुमारी, आप अत्यंत सुंदर लग रही हैं। अब चलिए, पूरा दरबार आपका इंतजार कर रहा है। कियारा ने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखों में दृढ़ता लाई और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ गई। आज की रात महल के दियों की रोशनी के साथ साथ कियारा की किस्मत की कहानी भी चमकने वाली थी। दरवाजा खुला, कियारा आत्मविश्वास से बाहर निकली। उसकी चाल में अब एक अलग सा तेज था, आंखों में चमक, चेहरे पर संतुलन। वो सच में किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। वो महल के लंबे गलियारे से गुजरते हुए भोजन कक्ष की ओर बढ़ी। कंधे पर हल्की पट्टी बंधी थी, सर की चोट अब लगभग ठीक हो चुकी थी। कुछ देर चलने के बाद वो भोजन कक्ष तक पहुंची। वहां का दृश्य देखकर वो पल भर को ठहर गई। भोजन कक्ष बहुत विशाल था। जमीन पर रेशमी दरी बिछी थी, बीच में लंबा सा टेबल और उसके दोनों ओर राजा के दरबारी और राजपरिवार बैठे थे। राजा महावीर पहले से मौजूद थे और उनके पास बैठी थी महामंत्री की बेटी राखी। कियारा के मन में एक हल्का सा तनाव आया। उसे अपने पुराने स्मृतियों से याद था। यह वही राखी है जो हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। कियारा मन ही मन बोली, इसकी हिम्मत कैसे हुई कि ये मेरे पिता के पास बैठी है। वो सीधी कदमों से आगे बढ़ी और राखी के पास जाकर बोली, यह मेरी जगह है, कृपया यहाँ से हट जाओ। राखी थोड़ा चौंक गई, फिर नकली मुस्कान के साथ बोली, अरे राजकुमारी, मैं पहले आ गई थी तो बस बैठ गई, अब इसमें क्या? कियारा ने तीखे स्वर में कहा, तुम भूल रही हो कि यह जगह राजकुमारी की है। क्या तुम खुद को राजकुमारी समझने लगी हो? राखी थोड़ी डर गई, फिर नीचे नजरें झुकाते हुए बोली, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। कियारा, आप गलत समझ रही हैं। लेकिन राजा महावीर चुपचाप बैठे रहे। वो देखना चाहते थे कि उनकी बेटी अपने अधिकारों के लिए क्या कदम उठाती है। कियारा का आत्मविश्वास देखकर राजा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। राखी मजबूरी में उठी और दूसरी तरफ जाकर बैठ गई। भोजन शुरू हुआ, लेकिन राखी की आंखें अब भी कियारा पर टिकी थीं। थोड़ी देर बाद उसने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, वैसे कियारा, आज आप इतनी देर से आईं। राजा साहब भी आपका ही इंतजार कर रहे थे। आपको जरा पहले आना चाहिए था।
कियारा मुस्कराई। वो समझ गई थी कि राखी उसे सबके सामने शर्मिंदा करना चाहती है। उसने शांत स्वर में जवाब दिया, राखी, ये समय सिर्फ राजा और प्रजा का नहीं, एक पिता और बेटी का भी है। पिता अगर राजा हैं, तो बेटी के लिए पिता भी तो है ना, और एक पिता अपनी बेटी का इंतजार कर सकता है। फिर उसने अपने पिता की ओर देखा और कहा, कहिए पिताजी, मैं सही हूं ना? राजा महावीर हंस पड़े। उन्होंने अपनी बेटी के गाल पर हल्के से हाथ फेरा और बोले, हाँ मेरी बेटी, आज इस समय मैं राजा नहीं, सिर्फ तुम्हारा पिता हूँ। फिर बोले, अब चलिए, सब भोजन कीजिए। सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। भोजन शुरू हुआ और तभी महल के दरवाजे से भारी कदमों की आवाज आई। दरवाजा धीरे धीरे खुला। सभी की नजरें उस ओर घूम गईं। कमरे में एक गहरी, मजबूत आवाज गूंजी, कियारा। कियारा ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी नजर उस युवक पर पड़ी जो दरवाजे पर खड़ा था। लंबा, आकर्षक, तेजस्वी चेहरा, आंखों में जैसे रहस्य का सागर छिपा था। उसकी सांसें थम सी गईं। कौन था वो? क्या वही है जिसकी किस्मत उसके साथ बंध चुकी है, या कोई नया रहस्य शुरू होने वाला है? आखिर ये रहस्यमयी युवक कौन है? क्या उसका रिश्ता कियारा से पहले से जुड़ा है, या कोई नया अध्याय खुलने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए वन रीबॉर्न इन एशियन टाइम 1 का अगला धमाकेदार एपिसोड। रीबॉर्न इन एशियन टाइम चैप्टर 15। दोस्तों, अब तक आपने सुना कि कियारा ने अपनी समझदारी और तेज जवाबों से राखी को सबके सामने शर्मिंदा कर दिया था। महल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया था और राजा महावीर अपनी बेटी की दृढ़ता देखकर मन ही मन बहुत खुश हुए थे। सभी लोग अब भोजन करने लगे थे, लेकिन तभी कियारा के कानों में भारी कदमों की आवाज पड़ी। उसने सिर उठाया और दरवाजे की ओर देखा। वहां खड़ा था एक नौजवान, ऊंचा, चौड़े कंधों वाला, चेहरे पर तेज और आंखों में गहराई। इतना हैंडसम और आकर्षक कि पल भर को समय थम सा गया। उसके कदम धीरे धीरे भोजन कक्ष में बढ़ते हैं और उसकी नजरें सीधे कियारा पर टिक जाती हैं। उसकी आंखों में कोई और नहीं, सिर्फ फिक्र थी, सिर्फ कियारा के लिए। लड़का नौजवान मजबूत आवाज में, एक दिन मैं तुम्हारे साथ नहीं गया और तुमने खुद को घायल कर लिया। राजकुमारी, मैंने कहा था ना, युद्धकला में मेरे बिना मत जाना। कियारा उस आवाज को सुनते ही ठिठक जाती है। उसकी आंखों के सामने पुराने दृश्य घूम जाते हैं, यादें जागती हैं। उसे याद आता है, वो कोई अजनबी नहीं था, वो उसका भाई राजकुमार देव था। देव, वो भाई जिसने अपनी बहन को, वो जो अपनी भगिनी यानी अपनी बहन से बेपनाह मोह करता था। कियारा उठती है, मुस्कराती है और अपने भाई का हाथ पकड़कर कहती है, लड़की कियारा, भ्राताश्री, अब इतनी फिक्र मत कीजिए। देखिए, मैं आपके सामने बिल्कुल ठीक खड़ी हूँ। हल्की सी चोट तो लगती रहती है, आप चिंता मत करिए। देव गहरी सांस लेकर मुस्कराता है, पर उसके चेहरे पर अब भी चिंता झलक रही थी। तभी राजा महावीर उठते हैं और हल्के से हंसते हुए कहते हैं, मुकुट राजा महावीर, सही कह रही है तुम्हारी बहन। देव, अब वो छोटी नहीं रही, एक राजकुमारी है। उसे खुद की रक्षा करना आता है। देव ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है पिताश्री, आपकी और उसकी बात मानता हूँ। राजा मुस्कराते हुए बोले, अब आ ही गए हो तो बैठो। बेटा, मुझे पता है, तुम बिना विश्राम किए सीधे अपनी बहन को देखने चले आए हो। कियारा मुस्कराई, अपनी थाली से कुछ भोजन उठाया और अपने भाई की तरफ बढ़ते हुए बोली, कियारा, प्यार से लीजिए भ्राताश्री, आपने कुछ खाया नहीं होगा। देव मुस्कराते हुए बोला, आज तो मेरी छोटी बहन खुद मुझे खिला रही है, ये दिन भी देख लिया। राजा महावीर गर्व से दोनों को देख रहे थे। भाई बहन का ये प्रेम देखकर उनके दिल में सुकून था, लेकिन महल के उस कोने में बैठी राखी, जो अब तक चुप थी, उसके मन में आग जल उठी थी। वो मन ही मन बोली, राखी, धीमी,
क्रोध भरी आवाज में, कियारा, जितना हंसना है हंस लो, मैं तुम्हारी ये खुशी टिकने नहीं दूंगी, तुम्हारी जिंदगी में बर्बाद करके ही रहूंगी। वो जहर भरी मुस्कान के साथ भोजन समाप्त करती है। रात गहरा चुकी थी, महल में चांदनी फैल चुकी थी। कियारा अपने कक्ष में पहुंचती है और चांद की ओर देखती हुई कहती है, कियारा, कल का दिन मेरी जिंदगी बदल देगा। कल सर्वश्रेष्ठ उच्च विद्यालय का परीक्षण है। मैं उसे पास करूंगी और अपनी पहचान बनाऊंगी। कल का दिन मेरी जिंदगी बदल देगा। कल सर्वश्रेष्ठ उच्च विद्यालय का परीक्षण की तैयारी कर, उसे पास करूंगी और अपनी पहचान बनाऊंगी। यंत्र, जो अब तक चुप था, सक्रिय हुआ। यंत्र, मालकिन, इस दुनिया के विद्यालय बहुत विशेष हैं। माध्यमिक शिक्षा 5 वर्ष की होती है और उच्च विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए कठिन अभ्यास और युद्ध कला का ज्ञान होना जरूरी है। अब तक सिर्फ राजकुमार देव और आपके परदादा ही वहां पहुंचे हैं। कियारा ने मन में ठान लिया, अब मेरी बारी है। दिन बीतते गए, 6 महीने गुजर गए। कियारा अब बदल चुकी थी। उसके भीतर आत्मविश्वास और शक्ति दोनों थे। महल के लोग, मंत्री, दासियां सब उसे देखकर कहते, राजकुमारी अब सच में एक योद्धा बन चुकी है। और अब कियारा खड़ी थी एक विशाल मैदान में। चारों ओर राज्य के श्रेष्ठ योद्धा मौजूद थे। सबके बीच वो अकेली, हाथ में तलवार लिए तैयार थी। ऊपर बालकनी में राजा महावीर और राजकुमार देव बैठे देख रहे थे। राजकुमारी कियारा ने एक गहरी सांस ली और फिर एक एक कर सभी योद्धाओं को परास्त करना शुरू कर दिया। उसकी चाल में नारी की कोमलता थी, पर वार में शेरनी की शक्ति। केवल 10 मिनट में पूरा मैदान शांत हो गया। कियारा ने सिर झुकाकर अपने पिता को नमन किया। राजा महावीर गर्व से, वाह मेरी बेटी, तुमने मुझे गर्वित किया है। मुझे यकीन है तुम सर्वश्रेष्ठ उच्च विद्यालय में चयनित होकर रहोगी। कियारा के चेहरे पर गर्व और भावनाओं का मिला जुला भाव था। वो मन ही मन सोचती है, कियारा, धीमे स्वर में, मुझे महसूस होता है मेरे अंदर कोई अजीब सी शक्ति जाग रही है। ये जादू है या मेरा भाग्य? मुझे इसका उत्तर जरूर खोजना होगा। और दोस्तों, यहीं इस एपिसोड का अंत होता है, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब शुरू होगा असली रहस्य, जब इस जादुई दुनिया में हमारे मुख्य नायक की एंट्री होगी। तो सुनते रहिए वन रीबॉर्न इन एशियन टाइम 1 का अगला रोमांचक अध्याय, जहां खुलेंगे नए राज और शुरू होगी असली प्रेम कथा। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, ताकि उन्हें भी यह मज़ेदार और रहस्यमय कहानी सुनने को मिले। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक खुद को तैयार रखिए, क्योंकि अगली कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। धन्यवाद और देखना मत भूलिए रीबॉर्न इन एशियन टाइम। रात के सन्नाटे में गूंजे एक पुकार, बीते जन्म की यादें लाती इस बार। कियारा के दिल में जलती एक लाऊ, बाग लिखे जिसने अब वही तो कहे क्यों। रोमांस इन एक्शन टाइम, एक नई सुबह एक नई राह, तू फिर से उठे राख से बने राजकुमारी, तू ही आगा। तेरी आंखों में है जादू की छां। तेरी आंखों में है जादू की छां।